अपने यहाँ सब लोग म्यूट कर लो, अपनी तरफ से सभी लोग म्यूट कर लें जिससे डिस्टरबेंस ना हो किसी दूसरे को। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, all friends. गुड मॉर्निंग अर्चना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना मेडिकल सर्जिकल, वही फर्स्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम में फेरेंजाइटिस। ठीक है, फेरेंजाइटिस क्या होता है, जैसे कि कल अपन डिस्कस कर रहे थे, टर्म या शब्द के पीछे अगर आइटिस लगता है तो उस चीज को इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होते हैं, वो इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे फेरेंजाइटिस हो गया, लेरेंजाइटिस हो गया, है ना। और भी कोई अदर रेस्पिरेटरी या अदर सिस्टमों की डिजीजेज हैं जिनके पीछे आइटिस लगता है तो फेरेंजाइटिस। तो जैसे इस वर्ड से क्लियर है फेरेंजाइटिस से कि जो फेरिंग्स होती है ह्यूमन बॉडी में, उन फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, इसी चीज को फेरेंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन जो है वो स्क्रीन पे है, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड फेरेंजाइटिस। ठीक है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड फेरेंजाइटिस। इसको अगर डिटेल में अपन डिस्क्राइब करें तो गले में एक टर्म होता है सोर थ्रॉट। सोर थ्रॉट क्या होता है कि गले में स्क्रैचनेस मतलब रेडनेस हो जाना, इरिटेशन हो जाना या पेन होना, ये सारी चीजें जो जब अगर गले में हो रही हैं तो वो चीज इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं फेरेंजाइटिस होने के पूरे पूरे चांस है और फेरेंजाइटिस हो चुका है। ठीक है, अगर इसका ओवरव्यू देखें अपन थोड़े से बड़े स्तर पे, तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है ए शॉर्ट थ्रेड is pain, scratchiness, or irritation of the throat that often worsens when you swell on. The most common cause of sore throat is pharyngitis, the viral infection, such as cold or the flu. Is sore throat caused by virus resolve on its own. इसका मतलब ये है कि जब गले में ये फेरेंजाइटिस होता है, इसी का ही दूसरा नाम है सोर थ्रॉट। इसका जो मेन कॉज है, जैसे कल अपन कारक पढ़ रहे थे, कारण किसी भी चीज के, तो इसका जो कॉज है वो है मोस्ट कॉमनली पीपल्स में वायरल, उसके बाद सेकेंडरी आ जाता है बैक्टीरियल। तो वायरल या बैक्टीरियल वजह से ये, आवाज उधर से बोलना नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, कोई अगर किसी को कुछ बोलना है तो मैसेज कर दे, बोलेगा नहीं बीच में कोई भी। ठीक है, तो इसका जो कॉजेज होते हैं वो मोस्टली वायरल या वायरस की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। वैसे एक चीज फॉर द नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ह्यूमन के लिए या इंसान में कोई भी अगर बीमारी होती है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द डिजीजेज, लगभग लगभग सभी बीमारियों के पीछे एक फॉरेन बॉडीज का हाथ होता है। फॉरेन बॉडीज अपन बोलते हैं, वायरस हो गए, जितने भी प्रकार के वायरस हैं, या बैक्टीरिया हो गए, या फंगस हो गया, या ऑल ओवर तरीके से एक टर्म बात करें तो इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जो होता है वो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इनकी वजह से होता है। माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो कि फर्स्ट ईयर में आपका पेपर हुआ हुआ एनाटॉमी के साथ, उसमें तो उसमें क्या है कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन्हीं के बारे में स्टडी बताया जाता है कि कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उनके नाम होते हैं, क्या कौन सा वायरस है, कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन स्क्रीन पे ये इतना लिख सकते हो, इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स
इसके बाद नेक्स्ट अपन चीज चले तो नेक्स्ट इसमें आएगा अपना दो टाइप के होते हैं क्लासिफाइड, इसको अगर किया जाए फेरेंजाइटिस को तो दो टाइप का होता है, एक होता है एक्यूट फेरेंजाइटिस और एक होता है क्रॉनिक फेरेंजाइटिस। एक्यूट फेरेंजाइटिस आपके सामने है, मेडिकल सर्जिकल में या पूरी नर्सिंग में कुछ शब्द देखने को मिलेंगे बार बार, जिसमें हो गया एक्यूट हो गया और क्रॉनिक हो गया। एक्यूट जहां पे शब्द लग रहा है किसी भी चीज के आगे या पीछे, तो वहां पर होता है कि एक छोटे समय के लिए किसी बीमारी का होना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है, समय अवधि, ठीक है। तो छोटे टाइम के लिए अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो लगभग लगभग क्रॉनिक बीमारी उसको कहा जाता है। अब यहाँ पे फेरेंजाइटिस के आगे एक्यूट लगा हुआ है, तो फेरेंजाइटिस और सोर थ्रोट है वो छोटे समय के लिए। एक्यूट फेरेंजाइटिस को डिफाइन अगर किया जाए तो इसमें लिखा हुआ है एक्यूट फेरेंजाइटिस इज ए सडन पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स द बैक पोर्शन ऑफ द थ्रोट दैट इंक्लूड द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग सॉफ्ट पेलेट एंड टॉन्सिल्स। जब किसी को ये मतलब जो फेरेंजाइटिस होते हैं वो गले में होता है, ठीक है, सॉरी फेरिंग्स गले में होती है और उस गले में उन फेरिंग्सों में इन्फेक्शन का होना ही एक्यूट फेरेंजाइटिस कहलाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक्यूट फेरेंजाइटिस होगा तो क्या क्या चीज देखने को मिलेंगी या महसूस करने को मिलेंगी पेशेंट को, कि उसका एक तो अचानक गले में पेन होना शुरू हो जाएगा, दर्द। उसके बाद उसके बैक पोर्शन मतलब गले के बैक पोर्शन में थ्रोट में इंक्लूडिंग पोस्टीरियर थर्ड मतलब पिछले एक तिहाई भाग में लगभग जीभ में, टंग इसमें लिखा हुआ है, सॉफ्ट पेलेट मतलब तालू और टॉन्सिल्स, इनमें सभी में रेडनेस, इरिटेशन, पेन, इडिमा, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अगर ये चीज अवेलेबल है थ्रोट में तो उस कंडीशन को अपन एक्यूट फेरेंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म चलते हैं इसके कॉजेज। कॉजेज मतलब कारण, जैसे कल बताया था ईटियोलॉजी को ही कॉजेज बोलते हैं। कॉजेज में इसमें लिखा हुआ है एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू वायरल एजेंट। तो ऑल ओवर तरीके से इतना एनवायरमेंटल एक्सपोजर लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कॉपी में या क्वेश्चन में ये आता है तो सिंपल सा लिख सकते हैं कि इसका जो कॉज है एक हो गया वायरल या वायरस। वायरस में आगे और अगर इसको वाइड रूप से एलेबरेट करना है तो वाइड रूप से एलेबरेट करने के लिए एडिनो वायरस लिख सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस लिख सकते हैं, एपिस्टीन बार वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ये जो एडिनो, इन्फ्लुएंजा, एपिस्टीन, हर्पीज, ये सब है, ये वायरसों के नाम है। अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं ना, ऐसे वायरसों के नाम होते हैं। उसके बाद दूसरा जो इसका कॉज है, सेकेंडरी कॉज, वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल में इन्फेक्शन में क्या है कि ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो कि एक्यूट फेरेंजाइटिस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें दूसरे बात नहीं करनी है। उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोकोकस, ये बैक्टीरिया का नाम है, विच इज कॉमनली रेफर टू ए ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस। बैक्टीरिया जो होते हैं वो जैसे स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये बहुत बड़ा स्तर है जो माइक्रोबायोलॉजी में तुम इनको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एक्यूट फेरेंजाइटिस की बात करेंगे तो सिंपल सा ये लिख देना है कि जो इसकी कॉज, अगर पहला डेफिनेशन हो गई, दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। क्लासिफिकेशन में दो टर्म लिखने हैं, एक एक्यूट फेरेंजाइटिस उसकी डेफिनेशन लिख देनी है, दूसरा क्रॉनिक फेरेंजाइटिस उसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्रॉनिक फेरेंजाइटिस की डेफिनेशन अभी आएगी थोड़ी देर में। फिर इसके बाद एक्यूट के कॉज लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। कॉजेज में क्या हो गया, एक तो वायरल हो गया, वायरस की वजह से हो सकता है। वायरस में एक दो टर्म लिख देगा, जैसे एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एपिस्टीन वायरस। उसके बाद दूसरा हो गया बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी ये स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह ये लिख सकते हैं। इसके बाद अदर चीजों में अगर चले अपन तो अदर चीजों में लिख सकते हैं कोल्ड, कभी कभी जुकाम हो जाता है तो उस स्थिति में भी अपन कह सकते हैं कि ये म्यूट करवाओ बच्चे को, ठीक है। तो जो इसके कॉजेज हो गए, कॉजेज में यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये वायरस हैं सारे। इन वायरसों की वजह से भी सोर थ्रोट या एक्यूट फेरेंजाइटिस हो सकता है। दूसरा आपका हो गया बैक्टीरियल। बैक्टीरियल में इसमें लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर ग्रुप ए
स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियाज की वजह से, या स्ट्रेप्टोकोकस ए, ग्रुप ए के बैक्टीरिया जो है वो एक्यूट फेरेंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, प्लीज बच्चे को हटा कर पढ़िए। प्लीज म्यूट कर दीजिए उधर से। ये कॉजेज हो गए आपके। सेकंड, कॉलेज के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है क्लिनिकल फीचर्स। कल बताया था क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, कोई बता सकता है? क्लिनिकल फीचर्स मेडिकल में किस चीज को बोलते हैं? बीमारी में जो लक्षण होते हैं बीमारी वो क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन एंड सिम्टम्स बोला जाता है। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं, कोई इशू नहीं। इन चीजों में क्या क्या लक्षण, जैसे कैसे पहचानेंगे या आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पेशेंट को अपना एक्यूट फेरेंजाइटिस या फेरेंजाइटिस हो चुका है। ठीक है ना, इसमें लक्षण जो आपके सामने स्क्रीन पर हैं, एक तो होगा पेन बॉडी में, ठीक है ना, शरीर में दर्द रहेगा। उसके बाद स्वेलोइंग मतलब होता है किसी खाने को निगलना। जब कोई खाना वगैरह खाएंगे तो गले में तकलीफ होगी या डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग भी बोल सकते हैं उसको। इसके बाद ड्राई कफ, सूखी खांसी होगी। फीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बुखार आएगा। वैसोडायलेशन, जो वैसोडायलेशन है उसमें मतलब जो अपने वेसल्स है, जो वेन की वेसल्स मतलब कहते हैं कि वेन्स, ठीक है, जिनमें ब्लड का फ्लो होता है, वो वैसोडायलेशन वो वाइड हो जाएंगी, थोड़ी सी चौड़ी हो जाएंगी। इडीमा हो सकता है, इडीमा भी एक तरह का इन्फेक्शन, स्वेलिंग वगैरह कह सकते हैं जिसमें सूजन आ जाती है। स्वेलोइंग और स्वेलन दोनों अलग अलग टर्म है, एक होता है निगलना, एक होता है सूजन। ठीक है ना, स्वेलोइंग और स्वेलन अलग अलग चीजें हैं दोनों। इसके बाद आ जाता है रेडनेस, मतलब गले में, ये इसमें इमेज भी आई हुई है, गले में कहाँ का रेडनेस वगैरह होगी, रेडनेस हो जाएगा। स्वेलिंग इन द टॉन्सिल पिलर्स, ओबुला एंड सॉफ्ट पैलेट, इनमें सब ने स्क्रैचेस वगैरह हो जाएंगे, रेडनेस वगैरह हो जाएगी। एक क्रेमी एक्जुलेट में बी प्रेजेंट इन द टॉन्सिलर पिलर। एक क्रेमी एक्जुलेट मतलब कह सकते हैं पस फॉर्मेशन टाइप, पस जैसी बन जाएगी गले में, क्योंकि टॉन्सिल्स, फेरेंजाइटिस इन सब चीजों के आसपास देखने को मिलेगी। जैसे कोई भी चीज होती है वो एक इन्फेक्शन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, तो बाद में पस का फॉर्मेशन होना स्वाभाविक है। इसके बाद होता है लिम्फ नोड, जो होते हैं बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड होते हैं, अलग अलग पार्टों में, पेट में होते हैं, चेस्ट पे होते हैं, गले में होते हैं, फेस पे होते हैं। तो लिम्फ नोड में एनलार्जमेंट हो जाएगा, एनलार्जमेंट मींस बड़े हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मत पूछ लेना कि लिम्फ नोड सर क्या होते हैं, फिर वो अपन को फर्स्ट ईयर में जाना पड़ेगा। इसी वजह से बोला था कि एनाटॉमी पढ़ लेना, एनाटॉमी पढ़ोगे तो चीजें ये क्लियर रहेंगी, कंफ्यूजन नहीं होगा बात। नेक्स्ट जो टर्म है वो है इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में क्या होता है कि बीमारी को टेस्ट के लिए भेजते हैं, जैसे सैंपल लेते हैं, ब्लड सैंपल वगैरह, तो वो सारी चीजें होती हैं वो डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन या टेस्ट कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कह सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच। ठीक है, इन चीजों में डायग्नोसिस में आ जाते हैं अपन, जैसे इसमें एक तो लिख सकते हैं अपन सीबीसी। सीबीसी मतलब कंप्लीट, सीबीसी की जगह ब्लड टेस्ट लिख सकते हैं। ब्लड टेस्ट में जो उसका सीबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब चीजों का चेकअप होगा, जिसमें कि जैसे डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी मींस व्हाइट ब्लड सेल्स, जो कि ब्लड में पाई जाती है। अगर उनकी क्वांटिटी या उनकी संख्या नॉर्मल से अधिक है, तो नॉर्मल से अधिक होने पर वो इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। ठीक है, कल्चर कर सकते हैं। कल्चर मैंने बताया कल कि जैसे कल्चर होते हैं, ब्लड कल्चर हो गया, यूरिन कल्चर हो गया। तो कल्चर क्या होता है कि इतने सारे वायरस और बैक्टीरिया इसकी कॉज है फेरेंजाइटिस के। तो अब इतने सारे वायरस और बैक्टीरियाओं में से पता कैसे करेंगे कि कौन से वाले बैक्टीरिया या वायरस की वजह से है? ठीक है, तो सिंपल सा 1 मिनट का इसमें अपन शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कल्चर को, कि जो जार होते हैं, जार इन द सेंस जो लेबोरेटरीज में रखे होते हैं, उन जार में उसमें गॉज पीस से उसका सैंपल लेके, गले का गॉज पीस से सैंपल लेके, और कई सारे जारों में उसको रख दिया जाता है। उसमें फिर जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हो गया, एडिनो वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस हो गया, वो सारे उन जारों में डाले जाते हैं। अब जिसमें वो सबसे ज्यादा ग्रोथ
जिस भी जार में हो रही है, जैसे मान के चलो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस वाले जार में जो सिम्प्लेक्स वायरस था वो अभी 4 थे, और वो 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद ऑब्जर्व किया तो 4 की जगह वो 40,000 हो गए या 4 लाख हो गए, मतलब उनकी संख्या बढ़ गई। इसका मतलब क्या है कि वो उसी की वजह से या हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से ही उसमें फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हुआ है। ब्लड टेस्ट अपन ने लिख ही लिया। इसके बाद है रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट, RSAT जिसको बोला जाता है। रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट मतलब कि उसमें से स्ट्रेप्टोकोकल का एंटीजन लेके चेक करेंगे कि स्ट्रेप्टोकोकल का एंटीजन अगर लगाते हैं तो उसमें वो उसके जो इन्फेक्शन है उसमें कमी होती है, बढ़ोतरी होती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं RSAT, रैपिड स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन टेस्ट। इसके बाद आ जाते हैं इसका ट्रीटमेंट, इलाज क्या क्या कर सकते हैं, म्यूट कर लो अपनी तरफ से। ट्रीटमेंट में जैसे बैक्टीरिया को किल करने के लिए एक मेडिकेशन होती है जो कि हर डॉक्टर और हर कोई व्यक्ति जानता है, जिसका नाम है आपका एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक्स सुना तो होगा सबने, लेकिन जो मेडिकल की यहाँ पे जैसे कुछ स्टूडेंट हैं वो मेडिकल शॉप खोल के बैठे हुए हैं, उनको पता होगा एंटीबायोटिक किसी भी बैक्टीरिया की वजह से हुई बीमारी के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। अब उसमें भी कैटेगराइज कर सकते हैं अपन, जैसे कभी कोई बीमारी है वो पेट की है, कोई बीमारी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है, कोई बीमारी है गले की है, कोई लीवर की है, कोई किडनी की है, या कोई नर्वस सिस्टम की है, या ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डियों से संबंधित है। इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है बैक्टीरिया से, ठीक है। तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट में देंगे। अब एंटीबायोटिक में एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक का नाम लें तो वो हो गया डॉक्सीसाइलिन 100 mg BD ट्वाइस डेली, मतलब इन टर्मों को सीख लेना, BD TDS OD। BD का मतलब होता है दिन में 2 बार, TDS होता है दिन में 3 बार, OD होता है 1 बार। कुछ लोग हॉस्पिटल में भी जा रहे होंगे, उनको ये सारी चीजें पता होगा, है ना, आधे बच्चे तो समझदार हैं। 5 से 7 दिन के लिए। दूसरा जो ट्रीटमेंट है इसमें दे सकते हैं वंस डेली एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन भी एंटीबायोटिक ही है, मे बी गिवन फॉर ओनली 3 days, जो कि स्पेशली गले के इन्फेक्शन के लिए या बैक्टीरिया मतलब गले में कुछ दिक्कत है उसके लिए दी जाता है। डॉक्सीसाइलिन 100 mg, दूसरा एजिथ्रोमाइसिन, इसमें 500 mg दे सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन। दूसरा हो गया 8A5 और 10 डे। कोई बोल रहा है, किसी को कुछ बोलना है? नहीं बोल रहा। A5 और 10 डे कोर्स ऑफ सेफेलोस्पोरिन में भी प्रिस्क्राइब। सेफेलोस्पोरिन मतलब एक मेडिकेशन ही है, इनको 5 से 10 दिन के लिए दे सकते हैं। cephalodoxim and cefuroxim has also been successful in the produce bacteriological cure। ये जो cephalodoxim और सिफुरोक्सिम ये जो मेडिकेशंस हैं ये भी बैक्टीरिया को क्योर करने के लिए दी जा सकती हैं उस कोर्स में जो सेफेलोस्पोरिन दोनों ये मेडिकेशंस मिलके बनता है। इसके बाद है एंटी इन्फ्लामेटरी। एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिकेशन या गोली दवाई है वो कहते हैं आइबुप्रोफिन। आइबुप्रोफिन हालांकि पेन किलर भी है, दोनों में काम ली जाती है, ठीक है ना। इसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट गार्गल। पोटेशियम परमैंगनेट गार्गल मतलब गले के इन्फेक्शन में जो बीटाडीन ट्यूब होता है, बीटाडीन ट्यूब सुना है, जो कि सर्जरी में बीटाडीन गार्गल। एग्जैक्टली। बीटाडीन एक तो होता है कि स्पिंचर मतलब ट्यूब या मरहम जिसमें जैसे घाव या बूंद पे लगाया जाता है, यहाँ पे इसका पोटेशियम परमैंगनेट का कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में उसको गार्गल मतलब गरारे करना है गले से, तो वो उससे ठीक हो जाएगा। इसके बाद है सॉफ्ट ब्लेंड एंड वार्म डाइट। गर्म खाना खाओ और हल्का तरीके से उसको ट्रीट करो, ठीक है। नेक्स्ट चीज हो गई ये हो गया आपका ट्रीटमेंट फेरेंजाइटिस का। न्यूट्रिशनल थेरेपी मतलब खाने पीने में क्या दें, ये दे सकते हैं लिक्विड और सॉफ्ट डाइट, कूल बेवरेज, वार्म लिक्विड एंड फ्रोजन डेजर्ट सच एज पेप्सिकल्स। अब ये क्या क्या होते हैं वो देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसमें। मतलब ये खाने पीने की चीजें उसको ऐसी जिससे कि उसमें और इरिटेशन या स्क्रैचनेस ना हो गले में, ऐसा खाना मतलब सॉफ्ट उसको ड्रिंक वगैरह में दे सकते हैं। लिक्विड डाइट जैसे दलिया हो गया, दूध हो गया, जूस हो गया, ये सारी चीजें। इसके बाद है दूसरा जो टर्म पढ़ा था, इसके 2 टाइप्स थे, क्रॉनिक मतलब एक्यूट फेरेंजाइटिस और क्रॉनिक।
क्रॉनिक फेरेंजाइटिस में क्या है वो सामने लिखा हुआ है। Chronic pharyngitis is a persistent inflammation of the pharynx characterized by the multiple white, elongated, keratinized epithelial outgrowth project from the surface of tonsil, base of tongue, and posterior pharyngeal wall. पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल का मतलब होता है फेरिंग्स के पीछे का दीवाल या हिस्सा या पोर्शन, ठीक है। जीव टंग मतलब होता है बेस ऑफ टंग, मतलब जीव के नीचे आधार पे। टॉन्सिल्स गले में ही होते हैं। क्रॉनिक फेरेंजाइटिस जो है वो भी इन्फ्लामेशन है फेरिंग्स का, कैरेक्टराइज्ड बाय द मल्टीपल वाइट एलोगनेटेड, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि गले में कभी कभी छाले जब होते हैं या गले में छाले या माउथ में छाले, तो एक छाले या अल्सर होते हैं जो कि रेड दिखते हैं, ठीक है ना। एक छाले या अल्सर होते हैं जो कभी कभी व्हाइट पेचेस दिखते हैं, सफेद कलर के दिखते हैं, ठीक है ना। तो क्रॉनिक अगर फेरेंजाइटिस है, एक्यूट में रेडनेस रहेगी, क्रॉनिक में व्हाइट पेचेस रहेंगे। व्हाइट पेचेस मतलब सफेद धब्बे, जो भी वहां पे इन्फेक्शन होगा वहां पे सफेद धब्बे नुमा छाली टाइप दिखाई दें, जो कि हो सकते हैं आपके टॉन्सिल्स में होंगे, टंग्स में होंगे या टंग्स के बेस में होंगे, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल में हो सकते हैं। ये गले में इन जगहों पर अगर व्हाइट एलोंगेटेड या व्हाइट पेचेस अगर दिखाई देते हैं तो वो सिचुएशन जो है वो क्रॉनिक फेरेंजाइटिस होगी, ठीक है। इसमें इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज अ कॉमन इन अडल्ट हु वर्क इन डस्टी सराउंडिंग्स यूज देयर वॉइस टू एक्सेस सरफेस फ्रॉम द क्रॉनिक कफ। इट मींस ये ऐसी जगह पर या ऐसे लोगों में ज्यादा पाया जाता है जो कि धूल मिट्टी वाले वातावरण में या एनवायरमेंट में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, और जो अपनी आवाज को उनको चिल्ला के बात करनी पड़ती है या जोर जोर से बात करनी पड़ती है, तो ऐसे लोगों में ये होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। हैबिचुअली यूज एल्कोहल एंड तंबाकू, जो लोग रेगुलरली या हैबिचुअली एल्कोहल का यूज करते हैं या तंबाकू का यूज करते हैं, उनमें ये होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद है टाइप ऑफ क्रॉनिक फेरेंजाइटिस। क्रॉनिक की भी टाइप है, इनको ज्यादा दिमाग को लेने की जरूरत नहीं है। एक्यूट फेरेंजाइटिस में एक्यूट और क्रॉनिक ये अगर पूछा जाएगा तो दो ही पूछा जाएगा। वैसे फेरेंजाइटिस ही पूछा जाएगा, उसमें आपको बस दो ही लिखना है, एक तो क्रॉनिक हो गया, एक एक्यूट हो गया, ठीक है। इसके बाद है एक्यूट फेरेंजाइटिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। एक्यूट फेरेंजाइटिस की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? फॉरेन बॉडी सेंसेशन। फॉरेन बॉडी सेंसेशन मतलब किसी बाहरी चीज का, चीज इन द सेंस की वायरस, बैक्टीरिया, इन सब चीजों का सेंस होना। कांस्टेंट सेंस ऑफ इरिटेशन और फुलनेस इन द थ्रोट, mucus that collect in the throat and can be expelled by the coughing or difficulty swallowing. It means what? कि constant sense of irritation मतलब खुजली, दर्द, पेन या अजीब सा गले में फील होना, ये चीज हो गया इरिटेशन, सेंस ऑफ इरिटेशन। फुलनेस इन द थ्रोट मतलब गले में भरा हुआ है, खराश है, ये सारी चीजें। मसल्स दैट कलेक्ट इन द थ्रोट, अभी तक लोग बाग ज्वाइन कर रहे हैं, वाओ। कहाँ थे अपन? मसल्स दैट कलेक्ट इन द थ्रोट एंड कैन बी एक्सप्लेड बाय कफिंग, जो गले की मसल्स है या उनमें खिंचाव आ जाना, ठीक है ना। जब रेडनेस रहेगी या उसमें इन्फेक्शन, इरिटेशन रहेगा तो उसमें तनाव रहेगा, खिंचाव रहेगा, जिससे कि निगलने में, खाना खाने में परेशानी रहेगी। तो इसी वजह से इसमें लिखा हुआ है डिफिकल्टी स्वेलोइंग या, ठीक है। दूसरा जो किसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, नेक्स्ट तीसरा थर्ड, ए सोर थ्रोट दैट इज वर्स विद स्वेलोइंग इन द एब्सेंस ऑफ फेरेंजाइटिस। गले में बहुत बुरी स्थिति हो जाना निगलने को लेके फेरेंजाइटिस में। सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द थायराइटिस, अगर ऐसा नहीं है, पाया नहीं गया है, तो थायराइटिस हो सकता है। थायराइड ग्लैंड में, थायराइड एक ग्लैंड होती है, ग्रंथि, उसमें इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके बाद ये खत्म हो गया, और कुछ है नहीं इसमें, ये हो गया है, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर वो लिंक भेज दो, तो इसकी कोई लिंक तो होती नहीं है, ठीक है। तो अभी यहीं से काम चला लो। रिकॉर्ड आपके यहाँ हो गया होगा। वैसे ज्यादा नॉलेज है नहीं है कि यूट्यूब का सोचा है 1-2 दिन से, और वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो मेरे समझ से थोड़ी सी चीजें बाहर है कि उस पर डालने से कुछ हो पाएगा। फिर भी मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एडिटिंग वगैरह मुझे आती नहीं है ना।
फिर भी अपन उसको देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। यूट्यूब का एक बारी कोई लिंक विंक जो शेयर करनी होती है वो करवा देंगे आपके लिए ग्रुप वगैरह पे मैसेज में, तो वो देख लीजिएगा, जो भी करना होता है वहां पे जाके देख सकते हैं। जो भी पर डे की क्लास होगी रिकॉर्डेड क्लास है, एज इट इज वहीं पे डाल देंगे, ठीक है ना। तो थैंक यू। फेरेंजाइटिस खत्म हो गया, इसको पढ़ो और नेक्स्ट टॉपिक अपन कल डिस्कस करेंगे। आज कितने लोग हैं? 25 हैं, कल से थोड़े से ज्यादा हैं। बाकी लोगों को भी बोलो कि आके कनेक्ट करें, काम ऐसे नहीं चलेगा। बाद में फिर बोलोगे कि सर फेल हो गए, कुछ लोग परसेंटेज को लेकर डिस्कस करते हैं, तो उससे बेहतर है कि यहाँ पे आके जितना हो सके कवर अप कर लो। क्लास तो वैसे प्रॉपर ये होती है कि सामने बैठे रहो, तो वो ज्यादा सक्सेस है, ठीक रहती है, ठीक है ना। और किसी का कोई सवाल जवाब? आज का टॉपिक छोटा था, इस वजह से जल्दी खत्म हो गया है, क्योंकि इतना बड़ा कुछ था नहीं उसमें। नेक्स्ट कल डिस्कस करेंगे COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ना, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बाकी कल हम पढ़ा तो देंगे। लंग्स की डिजीज है। किसी का कोई सवाल जवाब पूछ रहा हूँ तो पूछो, आज टाइम है थोड़ा सा। समझ में आया सर क्या फेरेंजाइटिस की पढ़ाइएगा नहीं? फिर से बता दीजिए। यस सर। COPD डिजीज का नाम है, थैंक यू सर। ठीक है ना। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।